ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। एक सर्किट के थ्रू समझते हैं कि कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होगा। ठीक है, बैटरी को फिलहाल आप मान लीजिए कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे एनर्जी क्रिएट हो रही है, और वो एनर्जी फाइनली हमें एज इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर मिल रही है। कुछ जनरेटर जैसा मान लीजिए आप, या आपका पंप जिसमें आपने फ्यूल डाल दिया और आपको कुछ एनर्जी बाहर मिल रही है। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटर का सर्किट सिंबल होता है ये। कोई भी कैपेसिटर हो, इट्स नॉट पैरेलल प्लेट ओनली, कोई भी सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और एनी अदर शेप, इसका सिंबल, सर्किट सिंबल ये होता है। कुछ कुछ ओल्ड बुक्स में आपको ये भी मिल सकता है। ओके, सो दिस इज सर्किट, हम ये यूज करेंगे, सर्किट सिंबल फॉर कैपेसिटर। ठीक है, बैटरी का और कैपेसिटर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कैपेसिटर में दोनों लाइन एक ही लेंथ की होती हैं और बैटरी में एक छोटी और एक बड़ी होती है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ये कैपेसिटर है और इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। ये की है। ओके, की क्लोज कर दिया हमने। बैटरी का जो वोल्टेज है वो, या फिर बैटरी की ईएमएफ ई मान लेते हैं। आइडियल बैटरी है, जो ईएमएफ वही उसका वोल्टेज। बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ बढ़िया समझ आएगा। ये जो बड़ा लाइन दिख रहा है आपको, ये है अपना हाई पोटेंशियल टर्मिनल। ठीक है, और इसे अपन पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया करेंगे, तो इसे बुलाया करेंगे भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखते नहीं है, ये समझना ही होता है। इस बार के लिए मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये है आपका कंडक्टर, ये कंडक्टिंग प्लेट, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो ये कंडक्टिंग प्लेट है। अब कंडक्टिंग प्लेट एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से कनेक्ट हो गई। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। इसका मतलब इसने यहां पे एक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, और वो फील्ड कैसा होगा, इस कंडक्टिंग वायर में इसने एक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, और वो फील्ड कैसा रहेगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस प्लेट वो भागने लगे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप किया, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन भागे इस प्लेट के इस डायरेक्शन में। समझे? तो इसका इलेक्ट्रॉन भाग गया भाई, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। या फिर बहुत सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये भाई पॉजिटिवली चार्ज है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ खींच गया, अट्रैक्ट हो गया। ये भी समझ लो, ये भी बुरा नहीं है बोलना। और थोड़ा टेक्निकल में जाएंगे तो इसने फील्ड प्रोड्यूस किया, फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स इसके मूव कर गए। ठीक है, ऐसा होने से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। बढ़िया है, ठीक है। और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी जब तक कि इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और हाँ, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, तो ऐसा नहीं कि हमें वेट करना पड़ता है कनेक्शन के बाद, इट्स टू फास्ट। हम अभी स्पीड्स वगैरह में नहीं जा रहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी साइड की। इसे कनेक्ट किया किसके साथ, लो के साथ। मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। सही बात। अब तुम सोचते हो यार कि ये आपस में क्यों नहीं कर लेते शेयरिंग, ये बांट के न्यूट्रल हो जाए। इसी के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, अंदर कुछ बहुत कुछ चल रहा है, वो अपन अभी नहीं सोच रहे। मान लो कि ये अलाउड नहीं है इस गेम में अभी कि ये लोग आपस में शेयरिंग कर ले। ठीक है, ओके, वेल हियर इस प्लेट को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाने भाई। पॉजिटिव, ऐसा मत सोचना कि इसके फील्ड ने पॉजिटिव चार्ज खींच लिया। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस मूव नहीं करते हैं इनमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो
इस प्लेट के थे, इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन थे वो भाई यहां से यहां आ गए, क्योंकि ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो ऐसा कर रहा था। सही बात है ना, नेगेटिव खुद की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया इस पे, ऐसे चला गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। कहानी समझ आ रही है? अब सोचो, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया था, हाँ जी, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया, क्या बैटरी में कोई नेट चार्ज स्टोर हुआ ना? इसीलिए देखो मैंने की तो एक ही तरफ बनाई थी, तो तुम सोच सकते हो यार ये तो कनेक्टेड ही थे, इनमें तो बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एजेंट बैठा हुआ है जो बहुत ईमानदार है, उसे मिलेगा तो ही वो देगा। ठीक है, तब तक वो करप्शन भी नहीं करेगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले। ठीक है, साइंस हम इसका जरूर समझेंगे आगे। तो एक बात आप अपने पेज के ऊपर छाप लें कि बैटरी कभी नेट चार्ज सप्लाई नहीं करती। ठीक है, नेट चार्ज सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी इज 0। तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा किसी प्लेट को, नेगेटिव टर्मिनल पे उतना ही क्या भी आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप आगे से हम इतना सब कुछ नहीं बोला करेंगे, हम क्या समझा करेंगे कि बैटरी से जैसे ही कनेक्ट किया तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है उसे कुछ पॉजिटिव चार्ज मिल गया Q, और उतना ही नेगेटिव चार्ज उसकी अपोजिट प्लेट पे आ गया नेगेटिव टर्मिनल की वजह से। पर ध्यान रहे, ये बैक ऑफ द माइंड आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज इसने सप्लाई नहीं किए हैं, उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए हैं। और हाँ, यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए गए हैं, तो मूव कौन कर रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, नाउ मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अपन काम की बात करते हैं। ये कैपेसिटर और ये कनेक्टेड है बैटरी से, अपन इतना सब कुछ समझ ही गए हैं। ये बैटरी का EMF E है। EMF E का मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, सो VH माइनस VL यानी पोटेंशियल ऑफ हाई माइनस पोटेंशियल ऑफ लो इज E। अब अगर मैं VL की वैल्यू 0 ले लूं तो मेरा VH E मान सकता हूं, बिल्कुल। कोई आर्ग्यू कर सकता है नहीं भाई मेरे को 0 नहीं लेनी, मैं तो 1 वोल्ट लूंगा, ले लो भाई। तो फिर इसे क्या मानना पड़ेगा तुमको, E प्लस 1 वोल्ट। ठीक है, इससे हमारी कैलकुलेशन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पोटेंशियल चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम हमेशा ये माना करेंगे कि ये जो लो पोटेंशियल टर्मिनल है इसे मैं क्या मान लिया हूं, 0, तो ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल कितने पे आ जाएगा, E वोल्ट पे, विच इज द EMF। अच्छा, तो इस हिसाब से ये E वोल्ट पे और ये 0 वोल्ट पे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके पास माइनस Q, इसके पास प्लस Q, और इसकी कैपेसिटेंस C। तो क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो किसके इक्वल आ गए अपने पास, EMF ऑफ बैटरी। चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, अब चार्ज कितना आएगा कैपेसिटर पे, हमेशा ध्यान रखिए टोटल चार्ज तो क्या ही रहेगा, 0, क्योंकि बैटरी सप्लाई कर ही नहीं सकती टोटल। पर जब भी हम चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करते हैं, मतलब हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैपेसिटर की। सो व्हाट इज चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आएगा, है ना। मान लो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 10 फैराड है और उसको मैंने कुछ 20 वोल्ट पर रखा है, तो वो कितना चार्ज रखेगा, 200, बिकॉज Q कैन बी रिटन एज C इंटू V। तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर वो इस वोल्टेज पे अकॉर्डिंगली चार्ज आ जाएगा उस पर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर which is Q can be written by C into V, and what is V here is E, so what is positive charge on this capacitor is CE, उतना ही क्या आ जाएगा इस पे, negative charge। I hope you are able to understand this, okay। और इसे ही हम बोलेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्ज हो गया, ये न्यूट्रल था और अब ये हो गया चार्ज। ठीक है, तो what is energy stored in the capacitor, U stored in capacitor, कोई बड़ी बात नहीं,
कितनी एनर्जी स्टोर हुई? हाफ CE स्क्वायर. व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी? वर्क डन बाय बैटरी. अच्छा, आप ये भी बताया मैंने, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू इट्स EMF मल्टीप्लाइड विथ द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी. ध्यान से समझते हैं, बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ. नेगेटिव चार्ज का फ्लो सोचोगे तो उल्टी डायरेक्शन में सोचना पड़ता है ना, क्योंकि फील्ड के उल्टा जाता है. पॉजिटिव का आप सीधी डायरेक्शन में सोच लो. तो इसे बोलते हैं कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग और थिंकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. कन्वेंशनल वे क्या है? पॉजिटिव ही फ्लो करा दो, हालांकि करता नहीं. ठीक है, रियलिटी में नेगेटिव मूव कर रहा है, पर नेगेटिव जिधर मूव कर रहा है उसका उल्टा क्या मान सकते हो तुम कि पॉजिटिव मूव कर रहा है. मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. ठीक है, तो हम सर्किट्स में बिल्कुल इजी सोच लेते हैं, ऐसे सोच लेते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज गया, इसको मिला और यहां से खींच लिया गया, इसके इधर आ गया. तो हम ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव ऑल द वे ऐसे मूव कर गया. हाँ, बीच में गैप होता है, हवा में जंप तो नहीं करेगा चार्ज. ठीक है, हाँ, जंप किया भी नहीं है. एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिंच के इधर आ गया और इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इधर दे दिया. तो ये ऐसे हवाला एजेंट के जैसे काम कर रहा है ना, कि इंडिया हवाला जानते हो आप लोग, है ना. तो अच्छा, अब अपन समझ रहे हैं कि वर्क डन बाय बैटरी यहां कैसा हुआ है. उसके लिए ध्यान से समझिए, मैं मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूं टू मेक इट इजी. ठीक है, ये थी अपनी बैटरी. दिस इज अवर बैटरी. बढ़िया. पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव हुआ है? पॉजिटिव चार्ज हाई टर्मिनल से बाहर गया है और लो टर्मिनल से अंदर आया है. बैटरी में यही हुआ है. तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ ऐसा मूवमेंट हुआ है क्यू चार्ज का. ठीक है, तो ये हाई ये लो. ठीक है, तो यहां पे वर्क डन बाय बैटरी कैसा हुआ है ध्यान से सुनना है तुमको. ये लो टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. दिस इज E ऑफ बैटरी. अंदर. बाहर, बाहर वो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है. उल्टा चल रहा है, देख रहे हो, बाहर ऐसा अंदर ऐसा. ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया यहां पे. इसे कहां पहुंचना है? यहां पे, तभी तो फ्लो एस्टैब्लिश होगा. अब ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही मूव करना चाहता है. तो ये जो क्यू यहां पे पहुंचा है, इस क्यू पे फील्ड तो धक्का मार रहा है उधर की तरफ, और इस क्यू को आना कहां पे है? H पे, हाई पे. यही काम करता है बैटरी फोर्स, जो कि एक केमिकल फोर्स है. ठीक है, डिटेल करंट इलेक्ट्रिसिटी में. तो अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द बैटरी, देयर इज another agent who will exert the force opposite to this. ओके, और इसी को साइंटिस्ट ने, पुराने साइंटिस्ट ने नाम दे दिया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. पर सच में ये जो अपन E लिखते हैं वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता. इस फोर्स का क्या होता है? वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज. ठीक है, हाँ. तो ये फोर्स क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां लेके बिठा देगा? लो टू हाई. जैसे पानी का मुझे कांस्टेंट फ्लो मेंटेन कराना है, कि नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो नीचे आ गया उसे मैं उठा के ऊपर रख दूं, ऊपर से नीचे तो खुद ब खुद आ जाएगा. यहां फिर आ गया, फिर उठा के यहां रख दूं, फिर से खुद ब खुद आ जाएगा. समझ में आ रही है बात? तो ये जो बैटरी फोर्स है, इसके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है, उठा के उसने यहां रख दिया. अब इधर तो ये हाई, यानी ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे रिपेल होके भाग जाएगा ना. फिर उसे सिर्फ यहां से यहां करना है. तो यहां बताओ बैटरी फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इसी डायरेक्शन में तो लेके जा रहा है वो. समझे कि नहीं? तो यहां पे वर्क डन बाय बैटरी कैसा हो रहा है? पॉजिटिव. वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव. ठीक है, अच्छा, अगर उल्टा होता, अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव चार्ज एंट्री लेता पॉजिटिव टर्मिनल से और लीव करता नेगेटिव टर्मिनल से, ऐसा होता, मान लो कभी हो जाए भाई. ठीक है, तो वही कहानी जो इधर आप देख रहे हैं. फील्ड तो ऐसा है बैटरी का, बैटरी के अंदर, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फील्ड के अपोजिट रहता है. मतलब बैटरी फोर्स, पॉजिटिव चार्ज
तो फील्ड ही उठा के रख देगा भाई, बैटरी फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव। ठीक है, अब आप याद कैसे रखोगे? इन शॉर्ट लिख लो इसे, एज ए नोट में लिखो साइड में कि वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं। तो लिख लो 2 लाइन में, पहली लाइन में लिख लो, हिंदी में ही लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाना और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से अंदर आना, यानी पॉजिटिव लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी कैसा वर्क करेगी? पॉजिटिव। I again repeat, positive charge leaving from positive terminal of battery and entering from negative terminal of battery, work done by battery is positive. Positive charge entering from positive terminal, positive charge entering from positive terminal and leaving from negative terminal, ये सिनेरियो क्या बताएगा? वर्क डन बाय बैटरी इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एग्जाम में तुमको पॉजिटिव चार्ज की बजाय डायरेक्शंस किसके लिए दे दे? नेगेटिव के लिए, तो उल्टा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज के सेंस में पॉजिटिव वर्क है वो नेगेटिव चार्ज के सेंस में नेगेटिव हो जाएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज एंटरिंग लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं नेगेटिव से समझा नहीं रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता है। चलो ठीक है, तो यहां हमने ये भी समझा कि क्यों पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, आगे से आप सीधा ध्यान रखिए। तो बताओ हमारी इस बैटरी ने कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव किया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज लीव किया है और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव एंटर किया है, सही बात। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ यहाँ पे? E इंटू चार्ज फ्लोन मान लीजिए Q, और चार्ज फ्लोन हुआ कितना है? C। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? इज C स्क्वायर। चमक रहा है कि नहीं? ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया C स्क्वायर। कैसे आया पता चला? दिस इज EMF इंटू द चार्ज फ्लोन। रिमेंबर, बैटरी नेट चार्ज कितना सप्लाई करती है? 0। दिस इज द चार्ज फ्लोन, है ना? जैसे एक सर्कल बना हुआ है और 10 रुपए मैंने इसको दिए, उसने इसको दिए, उसने इसको दिए, वापस मेरे पास 10 और ये 10 रुपए ही घूम रहे हैं। ऐसे इकोनॉमी काम करती है। ठीक है, सो दिस इज CE स्क्वायर एंड हियर स्टोर सिर्फ कितना हो रहा है? आधा। आधा कहां जा रहा है? याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बताया था मैंने कि शेयरिंग ऑफ चार्ज जब भी होता है तो वायर के थ्रू हो रहा है ना? कंडक्टिंग वायर है, बट स्टिल वहां पे क्या हो रहा है? कोलिजन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, फेलो इलेक्ट्रॉन से, कोर से। जैसे यही मान लो, यही वायर है, इसके अंदर लाखों न्यूक्लियाइज होंगे। आप अभी सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद अपनी केमिस्ट्री में, उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस बताए जाएंगे मेटल्स के, है ना? FCC और BCC लाइक दैट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है वो टकराते रहते हैं उन लैटिस से, तो इस वजह से वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है? रेजिस्टेंस। और उसी कोलिजन्स की वजह से वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है? हीट। दो बॉडीज को टकराएंगे, कोलिजन में भी तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहां पे चार्जेस के मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट। अब हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए, हीट प्रोड्यूस्ड, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है कि ओवरऑल एनर्जी कंजर्व है। बैटरी ने कुछ वर्क किया, उस वर्क का कुछ हिस्सा कैपेसिटर ने स्टोर कर लिया, जो स्टोर नहीं किया वो हम मान लेते हैं किसमें चला गया? हीट में। हाँ, जैसे आप ट्रांसफॉर्मर्स के पास खड़े हो जाए, ट्रांसफॉर्मर मतलब डीपी, है ना? आपके मोहल्ले में कहीं ना कहीं होगी, बारिश अभी बच के अगर सुनने जा रहे हो तो आपको वहां पे एक हमिंग साउंड सुनाई देगा, जैसे मधुमक्खियां भिनभिना रही हो, ऐसा वाइब्रेशन से सुनाई देंगे आपको वहां पे। तो एक्चुअली वहां पे कुछ साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो लॉस हो रहा है एनर्जी का वो हीटिंग में तो हो ही रहा है ना? गर्म तो बहुत होता है, उसे कूल करने के लिए हम ऑयल भर के रखते हैं, कभी कभी देखो ऑयल स्पिल आउट भी होता रहता है उसमें से। ठीक है, तो फिलहाल हम सिर्फ लॉसेस को किसके टर्म्स में लिख दे रहे हैं? हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हम लिखेंगे
इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। मैं क्यों चेंज लिखवा रहा हूं? क्योंकि हो सकता था ये कैपेसिटर पहले से ही कुछ चार्ज होता और फिर हम लेके आए होते हैं यहां पे, तो बैटरी के वर्क ने तो उस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही किया होगा। हाँ, हमारा ये कैपेसिटर पहले अनचार्ज था तो इसके लिए जो फाइनल एनर्जी है वो ये है, और इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी थी नहीं, तो सीधा सीधा यू का एक ही टर्म आ जाएगा। बट ये जनरल है, आप ध्यान रख लीजिए कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड हियर। ठीक है, तो चलो हीट प्रोड्यूस निकाले, इसमें कितना हुआ हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क हुआ है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फाइनल एनर्जी, और इनिशियल एनर्जी थी उसके पास 0। तो इस तरीके से जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है, हाफ सी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर को मैंने एक आइडियल बैटरी से कनेक्ट किया कंडक्टिंग वायर से, तब भी 50% एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। ठीक है, अब जब हम असली में कनेक्ट किया करेंगे, जब इसमें रेजिस्टेंस भी रहा करेगा वायर में, तब तो भाई और भी एनर्जी जा सकती है, देखेंगे अपन आगे। फिलहाल दिस इज व्हाट द मैथमेटिक्स सेज हियर कि 50% ऑफ द एनर्जी इज गोइंग इनटू हीटिंग। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। इसका ऑब्जेक्टिव था कि बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो सच में क्या होता है, ठीक है, वो एक बार के लिए सुन लिया हमने। उसके बाद हम हमें आगे न्यूमेरिकल्स में सोचना सीधा सीधा कैसे है, पॉजिटिव टर्मिनल ने प्लस क्यू दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल ने माइनस क्यू दे दिया, कोई नेट चार्ज नहीं गया, और आप सिर्फ ये सोच लें कि चार्ज सिर्फ क्या हुआ है यहाँ पे, सर्कुलेट है। और मूवमेंट किसका कंसीडर करें फॉर पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिव चार्ज का। सच में कौन मूव करता है, नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज रिमेंबर, चार्ज जंप करके नहीं जाएगा, ठीक है, इस प्लेट का चार्ज इधर से, इस प्लेट का चार्ज इधर से। ओके, वेल चलो बढ़िया है। अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स की, लाइक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। और उससे पहले कुछ लॉज हैं, लॉज बेसिकली बेसिक सी लॉज हैं वो, लेकिन वो लॉ एक इंजीनियर ने दिए थे, नाम था किरचॉफ। ठीक है, 18-20 साल की एज रही होगी उस टाइम उस बंदे की, है ना, इंजीनियरिंग कर रहा था वो। और उस टाइम इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व करने के लिए बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स यूज किए जाते थे, लाइक लॉज ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है तो एक क्लोज लूप में वर्क कितना करेगा, 0 करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये फैक्ट्स यूज करके इक्वेशंस बनाई जाती थी, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर एलिमेंट्स पे कितना चार्ज आया, किसको कितनी एनर्जी मिली, वो सब हम पता करते थे। ठीक है, बट यही कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करके किरचॉफ ने स्टेटमेंट्स दे दिए, जो कि कोई बेसिक्स लॉज नहीं है, मतलब कोई नई डिस्कवरी नहीं थी। इट वाज जस्ट रिडक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स, कि आप ए से स्टार्ट कर रहे थे, किरचॉफ ने बोल दिया कि एप्पल आप याद कर लो, तो डायरेक्ट आप ऐसे मत सोचना कि ए पी पी एल ई, ए क्या है, पी क्या है, आप एक डायरेक्ट एक वर्ड याद कर लो। ठीक है, तो ये जो लॉ दिए गए थे वो इलेक्ट्रिक यानी रेजिस्टेंस सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए दिए गए थे स्टार्टिंग में, बट दे आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर कैपेसिटर सर्किट्स, फॉर इंडक्टर सर्किट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम उनका कन्वर्टेड फॉर्म देख रहे हैं फॉर कैपेसिटर्स। लिखिए किरचॉफ्स लॉस। बोर्ड एग्जाम अगर आपसे पूछता है कि राइट किरचॉफ्स लॉस, तो ये वाले मत लिखना जो मैं अभी लिखा रहा हूं। ठीक है, कौन से लिखेंगे अपन, जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा। और इसके ब्रैकेट में लिख लो किरचॉफ्स लॉस के, ये सिर्फ एनालॉजी है फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। लिख लीजिए, एनालॉजी फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, लिखिए, इसका नाम है पहले स्टेटमेंट का जंक्शन लॉ। इट्स कॉल्ड द जंक्शन लॉ।
और इसका स्टेटमेंट यहां पे बनता है, लिखिए नो चार्ज, जंक्शन लॉ में लिखेंगे नो चार्ज कैन एक्यूमुलेट, नो चार्ज कैन एक्यूमुलेट at any junction in steady state, और हम सर्किट्स को एनालाइज ही हमेशा किस में किया करेंगे, स्टेडी स्टेट में। ये टर्म मैं पहले आपको बता भी चुका हूं इन कंडक्शन, ठीक है। सो क्या है ये जंक्शन लॉ, समझ लेते हैं। ये कंडक्शन में भी मैंने आपको बताया है कि जंक्शन पे कोई हीट एक्यूमुलेट नहीं हो सकती थी, हीट इन द सेंस मींस एनर्जी। तो एक सोर्स से एनर्जी फ्लो हो रही है तो ऑल द वे फ्लो होती हुई चली जाएगी, यानी हीट करंट टर्म याद है आपको, क्यू डॉट, है ना। तो हीट करंट कहीं एक्यूमुलेट नहीं होता था। तो अगर मैंने दो रॉड ऐसे जोड़ दिए तो जितना हीट करंट इसमें से एंट्री लेता था वही फ्लो होके बाहर निकल जाता था, यही है जंक्शन लॉ। तीन जोड़ दिए तो सपोज यहां से एंट्री ले रहा है, कहीं से उसे क्या भी लेनी पड़ेगी, एग्जिट। दैट्स द जंक्शन लॉ हियर। तो इसको समझने के लिए आप देख लीजिए, जैसे अगर मान लो दो कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, यहां अगर चार्ज Q फ्लो हुआ तो उसे Q मिल गया, तो यहां से Q लीव भी करेगा तो इस पे कितना आ गया, -Q। फिर इसे भी, भले ही इनकी कैपेसिटी अलग अलग हो, ये अलग अलग कैपेसिटी कैपेसिटर है, पर यही Q इसे भी मिलेगा और यही Q यहां से लीव भी करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? दिस इज जंक्शन लॉ। कहीं कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। अब ये मत बोलना यार यहाँ पे +Q -Q एक्यूमुलेट तो हो गया है, नहीं, नेट एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। टोटल चार्ज कितना है, 0। तो जो Q यहां से गया एट द एंड वो यहां से रिसीव होकर बैटरी में वापस, ठीक है। सो अब जैसे 3 रहते तो सपोज 3 रहते, ये C1, ये C2, ये C3। चलो थोड़ी देर के लिए बस ध्यान से सुनना, Q1 -Q1, Q2 -Q2, Q3 -Q3। मान लो ये तुमको मैंने दे दिया, ये 3 कैपेसिटर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं और कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये किसी से और कनेक्टेड होगा, ये किसी से होगा, ये किसी से होगा, इट्स अ सर्किट, बट दिस जंक्शन इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, दिस इज आइसोलेट। तो हुआ क्या होगा भाई, मान लो यहां से कुछ चार्ज आया होगा, हो सकता है कुछ चार्ज यहां से आया हो, तो फिर यहां से उसे एग्जिट लेनी पड़ी होगी, है ना। ऐसे सोच सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नेट चार्ज है वो जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। तो आप क्या सोचो, बहुत सिंपल सी चीज आप सोच सकते हैं कि ये जो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं ये किसी और से तो कनेक्टेड है नहीं भाई, ये देखो बस 3 ऐसे ही कनेक्टेड है। तो इनमें जो शेयरिंग हुई होगी वो आपस में ही हुई होगी। मान लो इसने अगर 100 इलेक्ट्रॉन अपने 100 खींच लिए, हो सकता है 20 इसके खींचे, 80 इसके। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब इन प्लेट्स पे जो आप चार्ज देख पा रहे हैं, दैट इज -Q1 +Q2 +Q3, इट मस्ट बी इक्वल टू Q इनिशियल ऑन दीज प्लेट्स। मतलब यहां कोई नया चार्ज पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये तीनों प्लेट्स न्यूट्रल थी कनेक्शन से पहले, तो इनका Q इनिशियल कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो अब भी इनका जो समेशन है वो किसके इक्वल आएगा, 0। मान लो कनेक्शन से पहले इसके पास -10 माइक्रोकूलम चार्ज था, ये दोनों न्यूट्रल थी, तो फिर कनेक्शन के बाद टोटल मिला के कितना आएगा, -10 माइक्रोकूलम। दैट्स द जंक्शन लॉ। मतलब चार्ज बीच में कहीं लॉस नहीं हो सकता। आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जैसे जैसे हम सर्किट सॉल्व करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इधर।
ऑलराइट, दिस इज जंक्शन लॉ। सेकेंड लिखते हैं, लिखिए, ये डायग्राम जरूर नोट कर लें। सेकेंड वन इज योर लूप लॉ। लूप लॉ। अच्छा, ये जो पहला लॉ है जंक्शन लॉ, कभी कभी पूछ लेता है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे। ठीक है, जंक्शन लॉ का जो साइंस है या फिजिक्स है वो किस बेसिक लॉ पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, चार्ज क्रिएट भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई। अब लूप लॉ, लूप लॉ काम करता है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि इन ए क्लोज लूप work done, total work done by electric field will be 0. Now see here, what is this loop law? Say here is a capacitor C1, here is another capacitor C2, and here is a battery, here is another capacitor, then one more battery, मैंने एक ऐसा रफ सा सर्किट बना दिया। अब मान लो ये कहीं और भी कनेक्टेड है, उधर आगे पीछे मुझे नहीं पता, पर मैंने एक क्लोज लूप ढूंढ लिया। ठीक है, दीज आर कनेक्टेड फर्दर टू समथिंग एल्स। इस बैटरी का E1 EMF है, इसका E2 है, दिस इज C3। ठीक है भाई, मान लो इस कैपेसिटर के पास Q1 चार्ज है। जब मैं Q1 लिखता हूं इसका मतलब Q1 पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी, ये सब पता है पहले से अपने को, है ना, ये मान के चलना है यहाँ पे। और इस पे मान लो कुछ इस तरीके से Q2 चार्ज है, ठीक है, और इस पे Q3 चार्ज है। ठीक है, तो लूप लॉ क्या बोलता है कि आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करिए। से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम this point, I call this point P. If I start from point P and keeps on writing the potential differences, let me tell you, potential difference, I hope आपको याद होगा कि work done by field was charge flowing V final minus V initial. I hope you remember this formula. This is what the voltage. सही बात। अच्छा, मैं P से ही किसी चार्ज को पकड़ू, ये फ्लो हुआ फ्लो हुआ फ्लो हुआ फ्लो हुआ और वापस यहीं, कितना वर्क होगा इस पर? टोटल 0, क्योंकि P उसका इनिशियल और P उसका फाइनल है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ लूप लॉ। इक्वेशन देखिए क्या आएगी, तो लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा सर्किट बना के। एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, ब्रैकेट में लिखिए वोल्टेज, algebraic sum of voltage across different elements in a loop, across different elements in a closed loop is 0. Why? Because charge into voltage will be the work done by field on this element, charge into voltage will be on this element, charge तो common ही है, तो आप क्या लिखेंगे? Q into the overall algebraic sum of voltage equal to 0, means algebraic sum of voltage equal to 0. तो ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड से निकल के आया है, that work done by electric field in a closed loop is 0, और इसका अल्टीमेट मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको लिखते कैसे वो ध्यान से समझो। जब भी आप किसी एलिमेंट को हाई से लो क्रॉस करोगे, ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट हो, जैसे बैटरी हो या कैपेसिटर हो, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं हाई टू लो, तो उसे मैं ट्रीट करूंगा वोल्टेज ड्रॉप, हाई टू लो, ठीक है, उसे बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप।
और वोल्टेज ड्रॉप्स को हम अपनी इक्वेशन में नेगेटिव के साथ लिखा करेंगे। जैसे अगर इस बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है और मैं हाई से लो जा रहा हूं, यानी यहां से यहां जा रहा हूं, तो मैं -10 यूज करूंगा। सिंपल सिंपल, ये मेरा इनिशियल है, ये फाइनल है, मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहा हूं। फाइनल लो है, इनिशियल हाई है, तो डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव। सो एंड अगर मैं क्रॉस कैसे कर रहा हूं, लो टू हाई, ये जरूर लिखें कि वी आर क्रॉसिंग एलिमेंट फ्रॉम हाई टर्मिनल, हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देन इट इज कंसिडर्ड एज वोल्टेज ड्रॉप और इसे नेगेटिव। और अगर हम क्रॉस कर रहे हैं लो टू हाई, तो उसे कंसिडर करेंगे वोल्टेज गेन और उससे ट्रीट करेंगे अपन पॉजिटिव। ये आपके अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद एक चैप्टर छोड़ दो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, वो अल्टरनेटिंग करंट। सभी में थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये कॉमन रहेगा कि अगर हम किसी एलिमेंट को हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्रॉस कर रहे हैं, वील कंसीडर इट एज वोल्टेज ड्रॉप, वील यूज नेगेटिव। लो टू हाई क्रॉस कर रहे हैं, देन वील कंसीडर वोल्टेज गेन एंड वील ट्रीट इट एज positive. So just make it a thumb rule. It's something like using the second law of Newton and writing different forces. याद होगा आपको कि forces in direction of acceleration we used to take positive, forces opposite to direction of acceleration we used to take negative, just to balance the equation. Same here. Okay. So I'm starting from P and this is the sense I'm using. Sense मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज में भी लिख सकता हूं, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फाइनली फिलहाल क्लॉकवाइज लिख के देखते हैं। तो P से स्टार्ट किया, फर्स्ट एलिमेंट आई एम क्रॉसिंग इज दिस बैटरी। चेक करिए, हाई टू लो है, लो टू हाई है, इट इज हाई टू लो, सो आई विल राइट -E2। ठीक है, फिर ये मैं कहां से कहां क्रॉस कर रहा हूं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वंस अगेन लो टू हाई, या हाई टू लो था, ये मैं लो टू हाई, सो आई विल यूज +V3, द वोल्टेज ऑफ दिस capacitor. This battery I am again crossing from low to high, so we'll use minus. This one high to low, high to low, so मैं वापस समझाता हूं, मैंने खुद ही गलत लिख दिया, वापस से सुनो। इस बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं अपन, कहां से कहां, हाई टू लो, ठीक है, ड्रॉप -E2, लो टू हाई +V3, लो टू हाई +E1, हाई टू लो -V1, हाई टू लो -V2। कंडक्टिंग वायर्स में कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस कहां आ गया, P पे, I write it equal to 0. This is the equation I got when I use it in with sense clockwise. See, if we write it in anti-clockwise, same circuit. देखिए, मैं ब्लू से लिख रहा हूं इसी सर्किट का एंटी क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज में लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए। P से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पहली बार इसे क्रॉस कर रहा हूं। लो टू हाई, सो आई विल यूज पॉजिटिव V2, low to high +V1, high to low -E1, high to low -V3, low to high +E2, again at P 0. Check both the equations. ऐसा लग रहा है जैसे एंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक माइनस से, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आई होप इट इज ओके। तो इट्स योर चॉइस, बस घपला मत करना, सिंपल रूल फॉलो करना है अपने को। वोल्टेज ड्रॉप अगर हो रहा है तो नेगेटिव, वोल्टेज गेन अगर हो रहा है तो पॉजिटिव, प्लेन एंड सिंपल, दैट्स इट। अच्छा, अब आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V3 की जगह ये फॉर्मूला तो ऐसा मान लो कि आपको रट जाना चाहिए कि Q जो होता है वो CV होता है एक कैपेसिटर के लिए, V होता है Q/C, C होता है Q/V। एकदम फिट कर लो दिमाग में अच्छे से। मुझे वोल्टेज लिखना है चार्ज के टर्म्स में, तो यह आ जाएगा मेरे पास Q3/, और चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा, E1 तो है ही, V1 को क्या लिखेंगे,
Q1 by C1 minus of Q2 by C2 equal to 0. Same way you can write for this one. चलिए, तो ये थे आपके Kirchhoff's laws. One is junction law, another is loop law. Junction law based on conservation of charge, loop law based on conservative property of electric field. Okay, now write combination of capacitors. Combination of capacitors. ठीक है, और इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. अब आपको मैं 2 बार ये बता चुका हूं. एक बार स्प्रिंग के केस में बता चुका हूं और एक बार थर्मल कंडक्शन में बता चुका हूं. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग से ही स्टार्ट करते हैं अपन. तो स्प्रिंग के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन सेम रहती थी स्प्रिंग्स में. सही बात. रॉड्स यानी थर्मल कंडक्शन की बात करें तो वहां पे हीट करंट सेम रहता था, एंड यहां पे बात करें तो चार्ज सेम रहेगा. ठीक है, क्योंकि फ्लो होने वाली एंटिटी क्या है वो आप देखिए. तो लिख लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन capacitors will be same. Again and again I am saying charge on capacitor does not mean total charge, क्योंकि total charge तो कोई भी कैपेसिटर हो कितना ही होगा, 0. ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर से मेरा मतलब है पॉजिटिव चार्ज ऑन कैपेसिटर. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ये तो हमें पहले से भी पता है, तो मैं 2 के लिए ही लिख रहा हूं. मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, की क्लोज कर दिया. अच्छा, अगर सर्किट ऐसा है कि ओपन है तो बैटरी इस प्लेट को भी कोई चार्ज सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि बैटरी कोई भी नेट चार्ज सप्लाई नहीं करती. जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा, क्लोज लूप नहीं होगा, तब तक चार्जेस सप्लाई नहीं किए जाएंगे. अच्छा, इसकी EMF मैंने ले ली E, तो आप मान सकते हैं कि ये 0 वोल्ट पे है और ये E वोल्ट पे है. ठीक है, तो बहुत तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आई कॉल इट नोडल मेथड. नोडल का मतलब होता है अलग अलग कॉर्नर्स की पोटेंशियल लिख लेना. जैसे ये 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी मेरे लिए किसके जैसे बिहेव करेगा, 0 वोल्ट के जैसे. यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो ये भी किसके जैसे बिहेव करेगा, 0 वोल्ट के जैसे. ठीक है, अब ये E वोल्ट है, दिस इज E वोल्ट. यहाँ कुछ नहीं है तो किसके जैसे, E वोल्ट के जैसे. यहाँ कुछ नहीं है तो किसके जैसे, E वोल्ट के जैसे. मतलब इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनके अक्रॉस ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है यूनिट के अक्रॉस, E वोल्ट. ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होगा कि इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दिया जाए जिसकी कैपेसिटी C इक्विवेलेंट हो, जिससे कि यही बैटरी उतना ही चार्ज फ्लो कराए जितना कि दोनों को मिलके कराया था. सिस E सेम 0 वोल्ट, E वोल्ट, 0 E. एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है कि मैं 0 लिखूं. कोई इसे 2 वोल्ट मान लेगा तो फिर उसके लिए हाई पोटेंशियल E+2 हो जाएगा, उससे आंसर को फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, एक एक करके सोचते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो इसको भी जितना चार्ज मिला होगा उतना ही चार्ज इसको मिला होगा, क्योंकि जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो थ्रो आउट क्या रहा होगा, सेम. ठीक है, Q यही फ्लो हुआ है. अब मैं लगाने वाला हूं किरचॉफ्स लूप लॉ. ठीक है, चलो लगाते हैं. ये मेरा प्लस माइनस आपने डिसाइड कर ही लिया, तो मैं बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूं इसी पॉइंट से, लो टू हाई पॉजिटिव, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप. यहाँ पे वोल्टेज गेन हो रहा है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी. यहाँ भी ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, इस तरीके से मेरे पास आ गया Q 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू E. ठीक है, तो मेरे पास चार्ज डिवाइडेड और ओके, आई कैन राइट voltage divided by charge E by Q
I got 1 by C1 plus 1 by C2 as equation 1. Here ये तो इकलौता ही कैपेसिटर है, तो इस पर भी चार्ज वही आएगा, तो इसके लिए देखूं मैं तो ये तो बहुत ही ईजी आ जाएगा, सेंस वही ले लेता हूं मैं, तो ये E माइनस Q बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 0. तो व्हाट इज E बाई Q is 1 by C equivalent. This is my second. So by 1 and 2 I am getting 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2. तो ये किसके जैसे आ रहा है, कंडक्शन जैसा या स्प्रिंग के जैसा? सो इट इज लाइक स्प्रिंग्स. या स्प्रिंग्स में भी यही आया था सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 by K equivalent was 1 by K1 plus 1 by K2. यहाँ भी यही आ रहा है 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2. कंडक्शन में C equivalent was C1 plus C2 in this case. या ओके, बाकी कहानियां इंडिविजुअल वोल्टेजेस वगैरह कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो भी देखिए. सपोज मुझे वोल्टेज ऑन 1 निकालना है, V1 किसके इक्वल है, वो Q बाई C1. और मैं Q क्या लिख सकता हूं, टोटल जो चार्ज फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, C इक्विवेलेंट इंटू E. ठीक है, तो मेरे पास ये जो V1 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C इक्विवेलेंट. व्हाट इज C इक्विवेलेंट आई एम हैविंग फ्रॉम हियर, इट इज C1 C2 बाय C1 प्लस C2. सो आई पुट इट C1 C2 बाय C1 plus C2 into E. So what is V1 I am having, and sorry यहाँ पे 1 by C1 भी रहेगा, Q by C1 equal to 1 by C1. तो आपके पास आ रहा है C2 by C1 plus C2 into E, और V2 आ रहा है C1 by C1 plus C2 into E. So मुद्दे की बात ये कहानी चल रही है, यानी वोल्टेज का जो रेशियो है वो इनवर्स रेशियो है कैपेसिटेंस का, यानी V1 बाई V2 C2 बाई C1 के इक्वल है. ठीक है, तो क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, वोल्टेजेस सेम भी हो सकते हैं अगर कैपेसिटेंस सेम हुए तो, अदरवाइज वोल्टेज डिफरेंट रहते हैं. वोल्टेज इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में रहते हैं, यानी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज कम आता है, और जिसकी कैपेसिटी कम है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आता है. ऐसा होना भी चाहिए ना, क्योंकि चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू कैपेसिटी इंटू वोल्टेज. चार्ज सेम रखना चाहते हो तो जिसकी कैपेसिटी बड़ी है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आना पड़ेगा, कम आना पड़ेगा. सही बात है, ओके. अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज छाप लेते हैं, और वही सब टर्म्स पॉइंट्स आएंगे जो हम बहुत बार लिख चुके हैं इन स्प्रिंग्स, तो फटाफट से लिख लेते हैं उनको. लिखिए, मैं वापस ये पॉइंट लिखवा रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. जल्दी से लिख लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. दूसरा पॉइंट लिखिए, C equivalent is smaller than the smallest capacitance in combination. C equivalent is smaller than smallest capacitance in combination. अगला, ये जो पॉइंट है वापस छाप लीजिए, दैट रेशियो ऑफ वोल्टेज V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1. अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए. टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल बी U1 प्लस U2 which will be equal to
द चार्ज विच इज q स्क्वायर बाई 2c1 प्लस q स्क्वायर बाई 2c2। मैं जानबूझ के q स्क्वायर बाई 2c फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, हाफ cv स्क्वायर यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि q सेम है यहाँ पे सभी के लिए। सो q स्क्वायर बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, आई गॉट 1/c1 प्लस 1/c2 which is 1/c equivalent. So what is the energy stored total is q square by 2c equivalent. ठीक है, ये जो भी नंबर आ रहा हो आपका। अगले नंबर पे वर्क डन बाय बैटरी लिखिए, वर्क डन बाय बैटरी। तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है EMF E और जो चार्ज फ्लो हुआ है वो Q, और Q की वैल्यू C इक्विवेलेंट इंटू E। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E स्क्वायर। ये हो गया आपके पास वर्क डन बाय बैटरी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हीट प्रोड्यूस्ड वापस से 50%, देख लो, हाफ ऑफ अच्छा अब ये मत परेशान होना है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, C इक्विवेलेंट इंटू E स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, Q स्क्वायर बाई 2C। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड C इक्विवेलेंट इंटू E स्क्वायर माइनस Q की जगह वापस से पुट कर दो, C इक्विवेलेंट इंटू E बाय 2 इंटू C इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के आपके पास कितना बचेगा, हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू E स्क्वायर। तो फिर से 50% ऑफ एनर्जी किस में जा रही है, आपकी हीट में। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ यूज किया जाता है, ये कॉम्बिनेशन वहां यूज करेंगे जहां हमें किसी भी सेटअप का कैपेसिटेंस क्या करना हो, कम करना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी सीरीज में ज़्यादा कैपेसिटर ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर n कैपेसिटर्स हों जो कि इक्वल कैपेसिटी के हों, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाय n हो जाएगा। तो ये भी छाप लो जल्दी से। इफ देयर आर n नंबर है, n कैपेसिटर्स having equal capacitance as C, then equivalent capacitance in series combination will be C by n. Equivalent capacitance in series combination will be C by n. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ऐसे ही सोचना है आपको, और ये इसी के सिमिलर जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप खुद से नोट्स में लिखिए, और कल मैं आपको वेरीफाई करवा दूंगा कि उसके पॉइंट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो हम आज इतना ही रखते हैं फिर। ओके, थैंक यू।